Unit 7 द स्पेक्टेटर क्लब रिटन बाय रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील का जन्म डबलिन में हुआ था। आयरलैंड के एक प्लेस है और उनकी एजुकेशन चार्टर हाउस और ऑक्सफोर्ड में हुई थी। उन्होंने अपनी डिग्री को बीच में ही छोड़ दिया था और आर्मी को ज्वाइन किया। उसके बाद वो पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे लिखे हैं। उनके ऐसे लिखने की स्टाइल जो है वो काफ़ी सिमिलर, काफ़ी फैमिलियर और काफ़ी इजी है और उनके ऐसे काफ़ी मीनिंगफुल होते हैं। और स्टील के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी लाइफ की और उनका हार्ट काफ़ी सिंपैथेटिक था, मतलब सहानुभूतिपूर्ण हृदय था उनका। एडिसन की नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड थी, परिष्कार थी और कोमलता वाली थी। और एडिसन के प्रोस जो थे वो भी काफ़ी तुलनात्मक थे। यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन चीज़ हमें दिखती है एडिसन और स्टील के एसेस के बीच में, वो ये है कि इन दोनों ने जो सोसाइटी है, जो समाज है, समाज के उस टाइम में जो चीज़ें चल रही थी उनके बारे में बताया है, उनको क्रिटिसाइज़ किया है और किस तरीके से उस टाइम पे जो मोरल्स थी, नैतिकता थी, उसको किस तरीके से रिफॉर्म किया जाना चाहिए। रिचर्ड स्टील सबसे पहले अपनी कंपनी के एक जेंटलमैन के बारे में बताते हैं जिनका नाम है सर रॉजर कवलरी। ये जो पर्सन है सर रॉजर, ये काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन है, काफ़ी अच्छे सेंस वाले हैं और ये हमेशा दुनिया में जो नुक्स वगैरह हैं उनको निकालते रहते हैं। लेकिन इस चीज़ की वजह से कभी भी लोग इनके दुश्मन नहीं बने और सर रॉजर जो है इनको दूसरों को खुश करने में काफ़ी इनको अच्छी टेक्निक आती है, काफ़ी इनकी अच्छी कैपेसिटी है कि किस तरीके से दूसरों को ये खुश करते हैं। और ये बैचलर थे। बैचलर का मतलब इनकी अभी शादी नहीं हुई थी क्योंकि एक सुंदर सी विडो थी, विडो मतलब विधवा थी, उनके प्यार में ये काफ़ी पागल थे। जो ये विडो थी उन्होंने इन्हें छोड़ दिया था। इन सब चीज़ों के बाद इतना सब कुछ सर रॉजर के साथ होता है, फिर भी वो वापस आते हैं अपनी नॉर्मल खुशी वाली ज़िंदगी के अंदर। हालांकि जो विधवा थी उनके गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार किए जाने के बाद 1 साल से अधिक टाइम तक उन्होंने जो सोसाइटी में, सामाजिक जीवन में जितनी सारी खुशियाँ वगैरह थी, जो इंटरेस्ट वगैरह था, वो सब खो दिया था और वो काफ़ी सीरियस हो गए थे अपनी लाइफ के अंदर। धीरे धीरे जो है उनकी खुशियाँ वापस लौट के आती हैं और उस टाइम पे तो वो अपनी जो कपड़े हैं उनको भी लेके इतने लापरवाह हो जाते हैं। वो एक कटा फटा कोट और एक जैकेट पहनते थे जो उस टाइम के फैशन में था। अब जो सर रॉजर हैं वो 56 ईयर के हो गए हैं, मतलब 56 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा है। उनके 2 घर हैं, एक गांव के अंदर है, एक शहर के अंदर है। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि लोग उनसे काफ़ी प्यार करते थे। वो जो अपने सेवक थे, अपने स्लेव थे, उनके साथ भी सर जो हैं सर रॉजर काफ़ी अच्छा व्यवहार करते थे। आगे राइटर हमें बताते हैं लॉयर के बारे में, एक वकील के बारे में, जो जो वकील हैं वो भी बैचलर ही हैं और वो उनकी जो काफ़ी शार्प माइंड है उनका, काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि है और काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे वो। उनके फादर जो हैं वो चाहते थे कि वो कानून की पढ़ाई करें, लेकिन जो लॉयर हैं, जो इस कैरेक्टर जो है इस ऐसे के अंदर, उनकी जो रुचि थी वो नाटक और नाटकीय आलोचना में थी, इन सब में ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इनको मतलब लॉ की पढ़ाई अपने फादर के लिए उन्होंने की। तो कई बार इनकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इनके फादर जो हैं वो कानून के काफ़ी सारे सवाल उनको भेजते थे, जिनका जवाब जो है ये वकील किसी और वकील से लिखवा कर अपने फादर को इनको किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद था जो उनकी उम्र के हिसाब की नहीं थी। वो प्राचीन लेखक जो थे, उनके लेखन, रीति रिवाज, कार्य, शिष्टाचार, उन सब से काफ़ी परिचित थे। जब किसी चीज़ की आलोचना करनी होती थी, एक ग्रुप में जब लोग बैठे होते हैं ऑडियंस के अंदर, तो वो सबसे अच्छा जो क्रिटिक होता था या सबसे अच्छी जो आलोचना होती थी किसी चीज़ की, वो लॉयर ही करते थे। आगे राइटर हमें एंड्रयू फ्रीपोर्ट जो हैं एक पर्सन, उनके बारे में बताते हैं। वो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे लंदन के अंदर, काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, मेहनती थे, काफ़ी एक्सपीरियंस था उनको, उनकी समझ भी काफ़ी अच्छी थी और कॉमर्स के बारे में उनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा थी और उनके पास काफ़ी सारे तरीके से किस तरीके से कंट्री के अंदर ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, वो काफ़ी सारी छोटी छोटी कहावतों के बारे में पता था। उनके पास भाषण देने की कला जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे से वो स्पीच देते थे और वो स्वनिर्मित पर्सन थे, मतलब सेल्फ मेड पर्सन थे। उन्होंने जो भी काम किया वो अपने दम पर किया था।
एंड्रयू सर के बाद राइटर जो हैं हमें कैप्टन सेंट्री के बारे में बताते हैं, उनकी खूबियों के बारे में बताते हैं कि कैप्टन सेंट्री जो थे वो काफ़ी करेजियस थे, मतलब बुद्धिमान थे, उनकी समझ भी काफ़ी अच्छी थी। कुछ टाइम तक वो सेना के अंदर कैप्टन रहे और काफ़ी बुद्धिमानी से उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी क्योंकि उनको उनको अप्रिशिएट तो किया जाता था लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलता था। इस वजह से उन्होंने अपनी कैप्टन वाली पोजीशन को छोड़ दिया। हालांकि उसने सेना में कई लोगों को आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था, लेकिन कभी भी इनका घमंड उन्हें नहीं था, कभी भी चापलूसक वो नहीं बने थे और चापलूसी भी नहीं की थी, और उन्होंने अपने जो वरिष्ठ हैं उनकी आज्ञा का पालन भी किया था, मतलब जो उनसे बड़े ऑफिसर्स थे उनकी भी आज्ञा का पालन उन्होंने अच्छे से किया था। आगे राइटर बताते हैं हमें विल हनीकॉम्ब के बारे में। विल हनीकॉम्ब जो थे वो काफ़ी बूढ़े थे, काफ़ी माइंडेड पर्सन थे, और वो उनकी जो पर्सनालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, आकर्षित थी। स्पेशली वो वुमेंस को जल्दी से प्रभावित कर लेते थे, इम्प्रेस कर लेते थे वुमेंस को। और उनकी जो रुचि थी, विल हनीकॉम्ब की रुचि महिलाओं से जुड़े विषयों के बारे में काफ़ी रुचि थी। वो ज़्यादातर महिलाओं के पहनावे, उनके तौर तरीके, उनके फैशन के बारे में बात करते थे। उन्हें हिस्ट्री का ज्ञान काफ़ी अच्छा था और वो काफ़ी सज्जन व्यक्ति थे। आगे राइटर बताते हैं कि वो एक ऐसे जेंटलमैन थे, वुमेंस के रिलेशन को अगर हम छोड़ दें, मतलब स्त्रियों के संबंध को छोड़ दें, तो वो काफ़ी ईमानदार और योग्य व्यक्ति थे, वो ऑनेस्ट और वर्दी मैन थे। अंत में लेखक हमें अपने एक साथी के बारे में बताते हैं जो कि अभी तक वेट कर रहा है। एक क्लर्जीमैन है, क्लर्जीमैन मतलब एक पादरी है, और उन्होंने काफ़ी पवित्र जीवन जिया था। वो शारीरिक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, उनकी जो हेल्थ थी वो काफ़ी ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से चर्च में उनको ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिल सकी। ईश्वरीय विषय जो होते हैं, डिवाइन टॉपिक हैं, उनके ऊपर वो काफ़ी अच्छी बातें किया करते थे, उनको इन चीज़ की काफ़ी नॉलेज थी, और वो अपनी मृत्यु के बाद भी दुनिया की भलाई की कामना करते थे। और ये एंड होता है इस ऐसे का। इस ऐसे के अंदर अलग अलग जो पर्सन है उनके बारे में राइटर हमें बताते हैं।